हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक आईक्यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3, जो कि है हीट के बारे में। तो आप बचपन से सुनते आए हो हीट हीट के बारे में, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है ना। और गर्मी को कहीं ना कहीं हीट से रिलेट करा जाता है हमेशा से। हाँ। सेकंड, आप कहाँ हीट का एग्जांपल देखते हो? आ, जो आपने देखा आपकी मदर खाना बनाती हैं, तो जब वो गैस जलाती हैं तो उसके आसपास में कितनी सारी गर्मी होती है। तो किससे निकल रही है? कहीं ना कहीं गैस की हीट हो रही है ना। फिर आप देखो, आपकी बुक में जैसे बता रखा है कि आप विंटर्स में वुलन क्लॉथ पहनते हो, है ना, ताकि आप गर्म रह सको। और समर में आप कॉटन पहनते हो, है ना, और ताकि आपको उतनी गर्मी ना लगे। ठीक है। तो होता क्या है, क्या डिफरेंस आ रहा है? आपका घर भी वही है, आप जहाँ रह रहे हो वो भी वही है, सिर्फ डिफरेंस आ रहा है हीट का, है ना। जो सन से हमें हीट मिल रही है, उसमें डिफरेंस आ रहा है ना। गर्मी में ज़्यादा मिलती है, सर्दी में हीट कम मिलती है हमें। बहुत सारे फैक्टर्स हैं वैसे तो उसके बारे में, लेकिन मेजर जो है डिफरेंस इन हीट होता है, जिससे कि हमें हॉट और कोल्ड का एहसास होता है ना। हम हॉट फील करते हैं, कभी कोल्ड फील करते हैं। ठीक। अब हॉट एंड कोल्ड फील कैसे कर सकते हो आप बताओ। डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को छू करके बता देते हैं कि ये गर्म है, ये ठंडा है। बट अगर दो चीज इक्वली गर्म हो या इक्वली ठंडी हो, लगभग लगभग, तो आप कैसे बता पाओगे कि कौन सा ठंडा या कौन सा गर्म है? इसके लिए एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि आप एक बीकर में गर्म पानी लो, दूसरे बीकर में ठंडा पानी लो फ्रिज का, है ना, बर्फ पिघला के, या वैसे ही थोड़ा सा ठंडा पानी करके। ठीक है। एक हाथ आप इसमें डालो गर्म पानी में, एक हाथ आप ठंडे पानी में डालो। उसके बाद तीसरा एक बीकर लो जिसमें आपने दोनों पानी मिक्स कर रखा हो। ठीक है, ये वाला गर्म भी और ठंडा भी। और फिर दोनों हाथ उसमें डाल के देखो, अब क्या फील होगा आपको? आपका एक हाथ तो बोल रहा होगा, जो आपने वार्म वाटर में डाला था, उससे आपको फील हो रहा होगा कि वार्म ही है मेरा हाथ, है ना। और जो कोल्ड में आपने दबा दबा डाल रखा था, उससे आपको फील आएगा इस वाले में कि ये कोल्ड है। तो ये देखो, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। ना तो वो कोल्ड है और ना ही वो हॉट है, वो तो मीडियम टेम्परेचर का है ना। तो इस तरीके, इसलिए हम अपने सेंसेस पे बिलीव नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए, है ना, कि हाँ कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, साइंस है तो हमने कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो जरूर बनाया होगा, है ना, ठंडा गर्म नापने के लिए। ठीक है। तो एक्चुअली में डिफरेंस क्या है? आप किसी चीज़ को कब गर्म कब ठंडा बोलते हो, है ना? टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ना। कोई चीज़ कितने जितनी ज़्यादा गर्म होगी उसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ठंडी होगी उसका टेम्परेचर उतना कम होगा। और हम टेम्परेचर को किससे नापते हैं? डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर से। ठीक। घर में देखा आपने, कभी बुखार हो जाता है किसी को, तो हम फीवर नापने के लिए थर्मामीटर जीभ के नीचे में रखते हैं ना। तो उसको बोलते हैं हम क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर ऐसा होता है, ये देखो आपके बुक दिख रहा है ना। अब ये देखो, 35 डिग्री टू 42 डिग्री के बीच में ही नाप सकता है, इससे कम भी नहीं, इससे ज़्यादा भी नहीं। ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये इंश्योर करो कि आप उसमें और चीज़ें देखो। ये जो इस वाले एंड में है ना, ये वाला जहाँ पे एरो है मेरा, ये वाला तो आपका है क्या, इसको बोलते हैं बल्ब। और ये जो लाइन सी जा रही है, देखो देख रहे हो, इसमें बीच में लाइन सी जा रही है, देखो जहाँ एरो मैंने किया हुआ, ये लाइन सी ब्लैक कलर की जो दिख रही है, ये क्या होती है? मरकरी की लाइन होती है। ठीक है। ठीक है ना, मरकरी की लाइन। अब आपका बॉडी का टेम्परेचर जैसा होगा, ये वहां तक पहुंच जाता है। पहले 35 डिग्री के नीचे रखते हैं हम उसको झाड़ करके, है ना। हमेशा कहते हैं ना कि थर्मामीटर यूज करने से पहले झाड़ते हैं हम, है ना। और उसको हो सके तो अच्छे से साफ भी कर लिया करो हर यूज के बाद। ठीक। तो फिर उसके बाद 1 मिनट तक जीभ के नीचे रखते हैं, फिर हम टेम्परेचर देखते हैं कहाँ तक पहुंचा। 37 तक रहता है तो हम कहते हैं नॉर्मल है, 37 के ऊपर होता है तो फिर हम कहते हैं बुखार हो गया। अब 37 डिग्री क्यों माना गया? अब एक चीज और है इसमें, इसमें दोनों तरफ स्केल रहता है, एक तरफ 35 to 42 और एक तरफ 94 to 102 तक है शायद। तो ये क्यों? क्योंकि इस साइड में डिग्री फ़ारेनहाइट में और उस साइड में डिग्री सेल्सियस में है। 35, 36, 37 ये डिग्री सेल्सियस का स्केल है, नीचे वाला डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो हम हमेशा, आजकल इंडिया में हम डिग्री सेल्सियस का यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट को यूज़ करना बंद कर दिया। ठीक है। नहीं तो बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वैसे 37 डिग्री, एग्जैक्ट 37 डिग्री। ठीक। अब कोई बोलेगा कि 37 ही क्यों सर, आगे पीछे क्यों नहीं? तो 37 एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर को नापा गया। नापने के बाद फील किया गया कि
जब उन सबका एवरेज लिया गया तो वो लगभग लगभग 37 डिग्री के आसपास है। तो इसलिए मान लिया गया कि हाँ, अगर कोई बंदा नॉर्मल है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री होना चाहिए। ठीक, एक चीज और बता रखी है इसमें कि देखो ये जो स्केल है ना, ये स्केल के एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के बीच में कितने हैं, 5 का डिवीजन है। ठीक है, 5 का है, 10 का है, कितना है, तो हर एक रीडिंग कितना देगी, 1/5 या 1/10 देगी, है ना। जितने डिवीजन होंगे, ये देखो यहाँ से लेके, ये बड़े वाले से लेकर के यहाँ तक के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5वां है। तो मतलब एक डिवीजन में 5 सब डिवीजन कर रखे हैं इन लोगों ने, है ना। तो हर एक, अगर मान लो मरकरी हर डिवीजन को पार करके जाएगी ना, जरूरी थोड़ी एकदम 37 पे एग्जैक्ट रुक जाए, उससे पीछे भी हो सकती है, उससे थोड़ा आगे भी हो सकती है। तो हम कैसे बताएंगे फिर कि 37 पॉइंट कितना है ना। तो इस चलते उसको हम निकालते हैं। तो एक डिवीजन कितनी होती है, 1/5 के बराबर, मतलब 0.2 डिग्री सेल्सियस के आगे होती है, 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है। अगर मान लो 37 से एक पॉइंट आगे चल जाता है तो हम क्या बोलेंगे, 37.2 है, 2 पॉइंट आगे चल जाएगा तो हम बोलेंगे 37.4 है, 3 हो जाएगा 37.6। ठीक, तो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और हम थर्मामीटर को देखते कैसे हैं, इस लड़की की तरह हमेशा थर्मामीटर को आई के लेवल पे लेके आते हैं। ठीक है, और उस एंड से नहीं पकड़ते जिस एंड पे मरकरी का वो बल्ब रहता है। ठीक है, दूसरी तरफ से पकड़ा जाता है हमेशा, ये याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर आप इसी साइड से पकड़ोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता चल जाएगा और भी बढ़ता जाएगा, तो वो करेक्ट रीडिंग नहीं देगा। ठीक है, एक होता है आपका लैब थर्मामीटर, ऐसा बड़ा सा थर्मामीटर होता है, लंबा सा। ठीक है, अब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, इसकी रेंज -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। बताओ, क्लिनिकल वाला खाली 35 डिग्री टू 42 डिग्री बताता है, और ये -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस तक बता रहा है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ों में यूज हो सकता है, हम बहुत सारी रीडिंग्स ले सकते हैं, है ना इससे। फॉर एग्जाम्पल ये बोलता है कि अगर आपको लेना है किसी चीज़ का भी टेम्परेचर, तो आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल हमें इस गर्म पानी का लेना है, तो हम क्या करेंगे, पानी को बीकर में डालेंगे, गर्म पानी को, और इस लैब थर्मामीटर को उसमें डालेंगे। लेकिन ये थर्मामीटर नीचे उसका बॉटम भी टच नहीं करेगा। ठीक है, अपर रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। ठीक, और तब हम नोट करेंगे, है ना। बट आप जैसे ही इसको बाहर निकालोगे ना, तो इसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा फटाक से। तो हमें उसके अंदर रहते हुए में ही उसकी रीडिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में वो नीचे नहीं आता है ना। अगर हम बॉडी से हटा भी दें तब भी वो नीचे नहीं आता है। क्यों नहीं आता नीचे, क्योंकि उसमें किंक होता है। ये देखो, ये उठा हुआ सा पार्ट है ना, इसको किंक कहते हैं। ये क्या कहता है, मरकरी को रोक के रखता है, नीचे नहीं आने देता जल्दी। फिर जब हम इसको झाड़ते हैं तब ये वापस आता है। ठीक, आपको डिफरेंस समझ में आ गया दोनों का। हाँ, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है, मरकरी होता है ना, जैसे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। मरकरी एक बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसीलिए अगर वो गिर जाए, है ना, टूट जाए, तो मरकरी को डिस्पोज ऑफ करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। इस चलते आजकल क्या है, ये डिजिटल थर्मामीटर आने लग गए हैं। देख लो ऐसे वाले डिजिटल थर्मामीटर आजकल, इसमें आपको बस ये जीरो कर सेट करना पड़ता है और फिर आप नाप लेते हो बॉडी का टेम्परेचर। इसमें मरकरी नहीं होता है तो ये आराम से यूज भी हो सकता है। ठीक, अब हम ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर मेजर करना तो हम सीख गए हैं ना, कि कौन गर्म है ठंडा है वो तो हमें पता चल गया, बट कैसे गर्म होता है, तो हीट से होता है। जब हम हीट देंगे तभी तो कोई चीज़ गर्म होगी, गर्म या ठंडी होगी, है ना। तो उसके लिए हमें कुछ एक मेथड्स है कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है, सोर्स ऑफ हीट से बॉडी में हीट कैसे ट्रांसफर होती है। तो उसके 2-3 मेथड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और इंसुलेशन। एक एक करके जानते हैं। आप एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखो, एक हमने मेटल की स्ट्रिप ली है। ठीक, उस पर हमने मोम चिपका दिए, वैक्स चिपका दिए अलग अलग जगह पे। ठीक है, फिर इसको एक एंड पे गर्म करना शुरू किया। ठीक, आप देखोगे धीरे धीरे ना, जो पास वाला है वो वैक्स गिर जाएगी नीचे, फिर ये भी गिरेगी, फिर ये भी गिरेगी, फिर ये भी, फिर ये भी, सारी गिर जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये जो हीट है ये इस एंड से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ठीक है, पहले ये गर्म हुआ, फिर धीरे धीरे हीट आगे बढ़ी, यहाँ आई, यहाँ से हीट आगे बढ़ते 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 आगे जा रही है। तो इस फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया।
सॉलिड्स में जनरली ऐसे ही हीट ट्रांसफर की जाती है, ठीक है ना। अब आप देख लो, आपका जो कुकिंग पैन होता है घर में, है ना, आपने देखा होगा, मम्मी का देखना कुकिंग पैन, उस पर या तो प्लास्टिक का हैंडल होगा या तो वुडन हैंडल होगा। नहीं तो क्या होगा, जब खाना बनाने के लिए हमने उसको हीट के लिए रखा था बर्नर पे, तो वो गर्म हो गया था, कंडक्शन, और अगर उसका हैंडल भी मेटल का ही होता तो वो बिल्कुल गर्म हो जाता है ना, तो फिर आप उसको पकड़ ही नहीं पाते, ठीक, वरना आपका हाथ चल जाता। हम्म। अब दूसरा हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा मेथड, हाँ, ये हो गया। इसी में दो एक चीज और आपने पढ़नी है, कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स ऑफ हीट। कुछ सब्सटेंस ना अलाउ करते हैं हीट को अपने से पास होना, तो वो कहलाते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। कौन कौन से हैं? जितने भी मेटल हैं, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर वगैरह, ये सब अपने आप को अपने से हीट को पास होने देते हैं, ठीक है, बड़े आराम से, कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं करते, नहीं रोकते, बिल्कुल नहीं रोकते। लेकिन कुछ एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो हीट को पास नहीं होने देते अपने से, ठीक है, इजिली पास नहीं होने देते, पास तो हो जाते हैं बट बहुत इजिली नहीं होता, बहुत टाइम लगता है इससे। जैसे कि आपका वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ, हाँ, तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इनको इंसुलेटर्स बोला जाता है, ठीक। अब पुअर कंडक्टर प्लास्टिक, तो आपने कहा, आप कहोगे सर प्लास्टिक तो जल ही जाता है, बट वो बहुत देर बाद जलता है ना, अगर अच्छा प्लास्टिक होगा तो टाइम लेता है, इमीडिएट नहीं जलता, ठीक है। उसी तरीके से, ठीक है, तो प्लास्टिक वैसे तो जल जाता है, लेकिन उसको क्या चाहिए होती है, एक सर्टेन टेम्परेचर पहुंचता है तब जाके वो पिघलना स्टार्ट करता है ना, ऐसे नहीं करता। हार्ड प्लास्टिक, इसीलिए आपके वो पैन पे हार्ड प्लास्टिक लगाया जाता है ना, वो जल्दी नहीं आपका गर्म होता। इस तरीके से वुड देख लो आप, वुड कैसी भी आप देख लो, है ना, वुड का अगर आप, जल्दी नहीं जलती है वुड को जलाने के लिए, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपने देखा होगा ना सर्दियों में। तो ये सब एक क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, और इसीलिए इनको इंसुलेटर बोला जाता है। तो कंडक्टर इंसुलेटर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगला, हाँ, अगला मोड ऑफ, अगला ट्रांसफर ऑफ हीट किस तरीके से होता है, कन्वेक्शन से होता है, ठीक। आपने पढ़ लिया क्या, कंडक्शन पढ़ लिया, फ्रॉम heat transfer from, when heat is transferred from hotter into colder end, it is known as conduction। अब हम पढ़ने वाले हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के लिए आप सबसे पहले क्या करो कि देखो, आप एक बाउल लो, है ना, ऐसा, और उसमें वाटर लेते हैं, साथ में हम पोटेशियम परमैंगनेट लेके उसको गर्म करते हैं, ठीक। गर्म करोगे तो आप देखोगे कि इसमें ना पानी जो इमीडिएट फ्लेम के पास है वो गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करता है, ठीक है, और साइड से ना वाटर उसको रिप्लेस करने के लिए अंदर की तरफ आने लग जाता है, इधर से इधर, इधर से इधर, है ना, और फिर वो गर्म होकर ऊपर उठने लग जाते हैं, फिर साइड वाला अंदर आता है, फिर ऊपर उठने लग जाते हैं। तो इस तरीके से रेगुलर एक फ्लो सा बन जाता है, करंट का फ्लो सा बनता है, आप देख लो। इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है कि वो पानी के साथ रिएक्ट करके आपको कलरिंग दिखाए, है ना, कि कैसे फ्लो हो रहा है वाटर के अंदर, इसीलिए मकसद था हमारा पोटेशियम परमैंगनेट डालने का। तो आप देखो, ये फ्लो की डायरेक्शन दिखा रहा है ना, कि पानी जब उठता है यहाँ से नीचे से तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप लेके देख लो, आप ये देखो, आप एक मोमबत्ती जलाओ, ठीक, एक हाथ ऊपर रखो, एक हाथ साइड में रखो, तो आपको कौन सा हाथ गर्म लगेगा, ऊपर वाला ना, साइड वाला नहीं गर्म होगा उतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि अब देखो, जो कैंडल के इमीडिएट ऊपर वाली एयर है, ठीक, वो क्या हो रही है, गर्म होकर ऊपर जा रही है, तो आपके हाथ में लग रही है, तो गर्म फील हो रहा है। और जैसे ही यहाँ की हवा ऊपर जाएगी तो यहाँ हवा अपने आप आ जाएगी ना, बगल से, ठीक है, तो बगल से हवा आ रही है, तो इस चलते बगल वाले में आपको कूल फील करेगा, ठीक है, हॉट नहीं फील करोगे, ये फील हो। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, जैसे ही ये वाली हवा इधर इधर से यहाँ आई फ्लेम में, गर्म होकर ऊपर चली गई, फिर यहाँ से हवा आएगी दूसरी, यहाँ फ्लेम की जगह पे, जो ऊपर उठ गई उसकी जगह पे, फिर वो गर्म हो जाएगी, फिर ऊपर चल जाएगी। तो ये वाले मेथड को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक। ये आपको समझ आ गया होगा, आप कैसे वर्क कर रहा है, इसके एग्जांपल से तो बिल्कुल समझ आ गया होगा। इसी के कारण ना आप सी ब्रिज और लैंड ब्रिज देखते हो, क्या होता है भाई सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, आओ देखते हैं। देखो, होता क्या है, दिन में जब सन निकला हुआ होता है
तो सन की गर्मी तो बराबर आ रही है, सी में भी आ रही है, लैंड पे भी आ रही है ना। लेकिन होता क्या है, पानी कंपैरेटिवली धीरे गर्म होता है और लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, ये गर्म होके यहाँ से इसकी हवा ऊपर उड़ जाएगी, इसकी हवा ऊपर उठेगी, तो क्या होगा, जो सी के ऊपर एयर है वो लैंड की तरफ चलने लग जाएगी, है ना, लैंड की तरफ चलेगी। लैंड की तरफ चलेगी तो ये क्या बनाती है, आपकी सी ब्रिज बनाती है, ठीक, ठंडी हवा आती है, ठीक है ना। फिर नाइट टाइम में क्या होता है, अब देखो, लैंड ना जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, ठीक। अब ये तो ठंडी हो गई, लेकिन पानी ना तो जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। अब पानी अभी भी गर्म है एज कंपेयर टू लैंड, तो क्या होगा, अब यहाँ गर्म हवा है तो ये उठ रही होगी, इस साइड उठना चालू हो गई होगी, तो यहाँ से क्या होगी, कूल एयर लैंड से सी की तरफ जाने लग जाएगी, है ना। तो ये कराएगी लैंड ब्रिज, ठीक। तो आपको समझ में आ गया लैंड ब्रिज क्या है, सी ब्रिज क्या है। मैं फिर से बताता हूँ। दिन में क्या होता है कि सोलर एनर्जी लैंड और सी दोनों पे पड़ती है, लेकिन लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। लैंड जल्दी गर्म होती है तो यहाँ की एयर हवा उठना चालू कर देती है ऊपर की तरफ, तब तक सी ठंडा रहता है कंपेयर टू लैंड, तो वहां से एयर आना शुरू कर देती है लैंड पे, है ना। तो ये कहलाती है सी ब्रीज। रात में इसका उल्टा होता है, रात में क्या होता है, लैंड बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, जितनी जल्दी गर्म हुई उतनी जल्दी ठंडी भी होगी, ठीक। और सी का वाटर जो है ना तो जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। अब दिन में वो गर्म हुआ है तो अभी ठंडा होने में टाइम लेगा, तो इधर गर्म हवा है, इसके ऊपर की हवा गर्म हो जाती है, तो वो क्या होती है, ऊपर उठना चालू करती है। और लैंड तो पहले से ही ठंडा है सी के कंपेरिजन में, तो लैंड से एयर आना शुरू कर देती है सी की तरफ, ठीक। तो आप देखोगे रात में उल्टा होता है, समुद्र की तरफ हवा चलती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लैंड ब्रिज, ठीक। लैंड से चलने वाली लैंड ब्रिज, सी से चलने वाली सी ब्रिज, इतना से याद रखना आपको, ठीक है। अब तीसरा फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे होता है, रेडिएशन होता है, ठीक। अब आप देखो, इन सबको कोई ना कोई फॉर्म चाहिए था, हीट को मीडियम चाहिए था ना। कंडक्शन में भी हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जहाँ का एक एंड हॉट होगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी वो कोल्डर की तरफ, है ना। कन्वेक्शन के लिए हमें एयर चाहिए, है ना, मीडियम चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए था इन दोनों में। लेकिन रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है हमें, ठीक है, कोई मीडियम नहीं। आप देख लो, सन से अर्थ तक लाइट इतनी गर्मी आ रही है, कैसे आ रही है, कभी सोचा आपने, क्योंकि सन से अर्थ तक तो बीच में एयर भी नहीं है, एयर तो सिर्फ अर्थ ही में है, तो कैसे आ रही है वहां से यहाँ तक, वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है, ठीक है, रेडिएशन के फॉर्म में। आप देख लो ना, कोई भी यूटेंसिल जो है आप उसको फ्लेम से उतार दो, नीचे रख दो, ठीक है, तो वो धीरे धीरे अपनी रेडिएशन को, अपनी हीट को सराउंडिंग में रेडिएट करके ठंडा होने लग जाता है ना। ऐसी कोई भी बॉडी हो, है ना, जो गर्म होगी वो क्या करती है, रेडिएशन निकालती है। हमारी बॉडी भी बहुत सारा रेडिएशन छोड़ती रहती है हमेशा, ठीक। जितनी भी हॉट बॉडीज होंगी सब रेडिएशन छोड़ती है, ठीक है ना। तो जब भी हीट किसी बॉडी पे पड़ती है तो क्या होता है, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसीलिए टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट का। हम धूप में जाते हैं तो क्या होता है, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है हमारी बॉडी से टकरा के, लेकिन कुछ पार्ट हम एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, इस चलते हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमें गर्मी लगने लग जाती है ना। इसीलिए बोला जाता है कि अम्ब्रेला लेके जाओ, अम्ब्रेला लेके जाओगे तो क्या होगा, वो आपके रिफ्लेक्ट कर देगी, है ना। एक तो रिफ्लेक्ट कर देगी, दूसरा अगर हीट होगी भी तो अम्ब्रेला एब्जॉर्ब करेगा, आपकी बॉडी तक नहीं पहुंचेगी वो हीट सन की, है ना। अब देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि आप एक दो पॉट लो, एक को कलर कर दो डार्क कलर से, एक को लाइट कलर से, ठीक है। उसके बाद उसको आप छोड़ दो, कहाँ छोड़ दो, सन में छोड़ दो, मिड डे सन में, ठीक है, 1 घंटे के लिए। फिर उनका टेम्परेचर नापो, तो क्या आप टेम्परेचर में डिफरेंस पाओगे ना, कौन गर्म है कौन ठंडा है, कैसे पता
और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डार्क कलर वाला एब्जॉर्ब करेगा ज़्यादा एनर्जी को, ठीक है, और लाइट कलर वाला क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा एनर्जी को, ठीक। तो इसी चलते हम क्या करते हैं, विंटर्स में आप देखते हो डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों? डार्क कलर एब्जॉर्ब करता है हीट को, है ना। तो हम चाहते हैं कि हमें गर्मी मिले, सर्दी में तो है ना ठंड लगती रहती है, तो हम चाहते हैं गर्मी मिले। तो अगर सन से ज़्यादा हमारे कपड़े भी हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें गर्म करेंगे, तो अच्छा है। और विंटर में हम और गर्मियों में हम क्या करते हैं? लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। तो हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्ट हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट, है ना, हम पे जो अगर सूरज की रोशनी पड़े भी तो रिफ्लेक्ट हो जाए और हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे, ठीक। तो ये था पूरा चैप्टर, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं पढ़ना था, मतलब थोड़ा सा आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और आपका रेडिएशन के बारे में पढ़ना था, 3 फॉर्म ऑफ हीट के बारे में पढ़ना था। थर्मोमीटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा आपने, है ना। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा आपने। और तो कुछ भी नहीं था। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में पढ़ा। होप मैंने 2 बार उसको समझाया आपको, आपको अच्छे से समझ आ गया हो, कोई डाउट नहीं हो। और डाउट हो भी तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप यूट्यूब पे देख रहे हो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक समझ ना आए बार बार देखो, ठीक है। आई एम श्योर कि आप 100% समझ जाओगे 1-2 बार में। और एक बार किताब जरूर पढ़ लेना, है ना, किताब पढ़ने से आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो लेके आएंगे तो उसमें अगला चैप्टर कराएंगे, चैप्टर नंबर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।